हाय एवरीवन। 9th की वीडियो में अभी तक मैंने बताया है समय दूरी ग्राफ। अब आज देखेंगे वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ में 3 स्थितियां हैं। पहली स्थिति है एक समान चाल से गतिमान वेग समय ग्राफ किसी वस्तु का। दूसरी रहेगी एक समान वेग से गतिमान। तीसरी रहेगी असमान वेग से गतिमान। तो असमान वाला है तो उसमें असमान होगा, और एक समान चाल और एक समान वेग, इसी में थोड़ा सा फर्क है, उसी को हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं एक समान चाल से अगर कोई गतिमान है तब वेग समय ग्राफ क्या होगा। तो देखते हैं। एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ये नोट्स आप बना लीजिएगा, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया है। एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। इस ग्राफ में x अक्ष पर समय को और y अक्ष पर वेग को दर्शाया जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होगा। x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होगा और समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु जा रही है, चाल कर रही है, मतलब वेग कर रही है, तो एक निश्चित दिशा में चलेगी और एक समान चाल है तो मतलब एक समान, अगर किसी का चाल 5 किलोमीटर है तो उसका भी 5 होगा, उसी का भी 5 होगा। और अगर मतलब मान लो दूरी होता तो किधर भी, चाहे जिधर जा सकता था, चाहे जिधर ऐसे ऐसे कुछ भी जा सकता था। लेकिन जब वेग है, वेग का मतलब निश्चित दिशा में, अगर मान लो किसी दिशा में जा रहा है और एक समान चाल है, अगर इसका 5 है, मान लो ऐसे जा रहा है, ये 5 है तो फिर अगले में 5 होगा, फिर अगले में 5 होगा, तो मतलब एक सीधी रेखा तो बनाएगा, एक सीधी रेखा का निर्माण होगा। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो तो समय के साथ वेग समय ग्राफ कैसा होगा, उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब वह वस्तु सीधी रेखा में चलेगी x अक्ष के समांतर। अब मान लो हम लेते हैं कोई कार, उसको वस्तु मानते हैं और वो चल रही है कैसे, 60 किलोमीटर के इंटू h-1 के एक समान वेग से गति कर रही है, तो इसके वेग को इसमें दर्शाया गया है। अभी मैं इसको समझा रही हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जा सकता है। मैंने आप लोग को सूत्र बताया है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय या समय अंतराल। तो वेग और गुण, ये ऐसे इसका गुणा हो गया, तो वेग गुणे समय बराबर विस्थापन भी तो हो सकता है। बस यही कह रहा है यहाँ पे कि एक समान वेग से अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसका क्या होगा, वेग और समय का गुणनफल क्या होगा, विस्थापन होगा। वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है। ये पूरा, ये विस्थापन के बराबर होता है। जो ये आकृति का निर्माण हुआ वही। मान लो प्रारंभिक समय अंतराल t1 है और अंतिम t2 है। समय के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी अगर हमको मतलब पता करनी है कितनी दूरी तय की है, तब देखते हैं क्या करेंगे। इसके लिए दूरी को ज्ञात करने के लिए समय t1 व t2 के संगत बिंदुओं से ग्राफ पर लंब खींचने पर, ग्राफ पर मतलब मान लो कोई ऐसे चल रही है, अभी पढ़ा है आपने कि क्या होता है, सीधी रेखा में चलती है। यहाँ पे x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा में, तो ऐसे चल रही है। यहाँ से मान लो t1 समय पे हमको एक लंब डाल देते हैं, फिर t2 समय पे एक लंब डाल देते हैं,
तो किसका निर्माण हो जाता है? एक आकृति का जो लगभग चतुर्भुज की आकृति में है। ये चतुर्भुज ABDC चतुर्भुज का निर्माण हुआ। वेग को ऊंचाई AC, ये वेग तो इसी तरफ तो जा रहा है, तो वेग की ऊंचाई हुई AC या BD, मतलब दोनों बराबर है लगभग। और समय इतना से इतना के बीच जो अंतर होगा, मतलब ये अंतिम वाला और प्रारंभिक के बीच में अंतर, तो अंतिम वाला T2 है और प्रारंभिक T1 है, को लंब AB से प्रदर्शित किया जाता है। इनके बीच ये मान लो कि इसको ऐसे दर्शाया जाता है, तो इसके सामने वाली भुजा ये है, तो इसके समांतर इसको भी मिला दिया जाता है, तो इस आकृति का निर्माण हो जाता है। ABDC चतुर्भुज का निर्माण हो जाता है। अब इसलिए समय मान लो हमको निकालना है कि इतने समय में अगर उसकी दूरी उसने कितनी दूरी तय की गई, मतलब उसकी द्वारा कितनी दूरी तय की गई, तब क्या करेंगे? समय तो आखिर अंतिम माइनस प्रारंभिक इतना तो समय लिया, तो इतने में दूरी कितना तय की गई। अब ये हो गया दूरी बराबर AC माने वेग गुणे CD समय। ये क्या है? विस्थापन और दूरी, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। बहुत पहले क्लास में बताया गया है कि दूरी विस्थापन में बस थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर यही होता है कि परिमाण तो दोनों में पाया जाता है, दूरी में भी पाया जाता है, विस्थापन में भी पाया जाता है, लेकिन तो जो विस्थापन होता है वो एक निश्चित दिशा में होता है, उसमें दिशा का भी जुड़ाव होता है, तभी वो सदिश राशि बन जाती है। सदिश राशि क्या होता है? अदिश राशि क्या होता है? सदिश का मतलब होता है अगर किसी वस्तु में परिमाण का मतलब जैसे कहा जाए 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, इस तरह से उसका अंकीय मान मात्रा कितना मात्रा में लिया गया है, तब उसको कहेंगे परिमाण। अगर परिमाण के साथ साथ ये कह रहा है कि उत्तर दिशा फलाने दिशा में, मान लो कह रहा है उत्तर दिशा में वो 5 किलोमीटर जाता है, फिर वहाँ से लौट के आता है, तब इसको विस्थापन कहा जाएगा। लेकिन अगर कहा गया कि अब वह स्कूल 10 किलोमीटर, उसका स्कूल 10 किलोमीटर है, तब ये क्या हुई? ये दूरी हुई, जिसको हमको पता नहीं है स्कूल किस दिशा में है। तो यही है विस्थापन। अभी मैंने बताया कि विस्थापन क्या होता है, अगर वेग और समय आ गया तो दोनों का गुणनफल क्या होता है? विस्थापन। इसीलिए यहाँ विस्थापन का यूज हुआ है। तो विस्थापन बराबर वेग, ये रहा वेग, ये दोनों बराबर तो हैं, तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही ये दोनों ये भी इसके आमने सामने है, तो ये भी बराबर है, तो चाहे ये लिखो चाहे इसमें से एक लेना है बस हमको। तो वेग मान लो AC हमने ले लिया और समय क्या ले लिया? CD ले लिया, तो AC गुणे CD विस्थापन बराबर जिसको हम दूरी भी कह सकते हैं, लेकिन क्या होना बस जरूरी है? समय होना जरूरी है विस्थापन में। वेग गुणे समय। अब मान लो कार कितने वेग से गतिमान थी? 60, तो ये हमने लिख दिया AC की जगह पे, वेग की जगह पे इसको, और ये CD T2 माइनस T1, फिर ये
इसका मतलब समझ रहे हैं? H का मतलब है आवर। तो यहाँ भी आवर है, यहाँ भी आवर है, लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो दोनों का गुणा है, तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे, कट कर देंगे। तो ये दोनों कट गया, बचा क्या? किलोमीटर। इसके पीछे किलोमीटर लग गया और दोनों का गुणा हो गया। अब तो ये अंक तो है नहीं कि अंक अंक का गुणा हो जाएगा, ये बीजगणित है, तो बीजगणित में बस ऐसे ही रख दिया जाता है इसको। तो मान लो कि अगर कहा गया कि 1 घंटे में यहाँ पे थी, जो 4 घंटे में यहाँ पहुँच गई, तो 4 माइनस 1 कितना हुआ? 3, और यहाँ कितना गया? 40 तक। तो मान लो हम 40 ले लेते हैं, हाँ, कितना हो जाएगा तब? 40 T2 - T1। समय कुछ भी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ भी चेंज कर दिया जाए, क्योंकि मैं ऐसा कर रही हूँ क्योंकि मैंने ग्राफ में ऐसा ही लिया है। ये 40 तक तो गया है, 60 तक ले गई होती तब 60 उसमें लिखा जाता, नहीं तो इसमें ग्राफ दूसरा बनाओ फिर उसको समझो दूसरा, तो गलत हो जाएगा। ये ग्राफ भी अच्छे से बना लीजिएगा और ये नोट्स भी बना लीजिएगा। जहाँ समझ में ना आया करे तुरंत कमेंट कीजिए, फिर मैं अगले लेक्चर में उसको ज़रूर बताऊँगी। ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई पढ़ाई ही नहीं कर रहा है, तभी तो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, नहीं तो ज़रूर किसी को मतलब प्रॉब्लम तो होती ही, इतना तो अचानक से नहीं समझ में आने लगता है। फिर आगे क्या हो जाएगा? इतना तो समझ में आ गया, ये दोनों लोग को काट दिए, बचा किलोमीटर, और ये बचा, ये ऐसे लिख दिए, तो क्या हो गया? चतुर्भुज ABDC का क्षेत्रफल कुल मिला के, इसका क्षेत्रफल इसके बराबर हो गया। बस आज के लिए इतना ही समझना था। अगले वाले में समझेंगे कि एक समान अगर गति से गतिमान कोई वस्तु है, वेग से गतिमान कोई वस्तु है, तब क्या होगा, और उसके बाद समझेंगे असमान गति से गतिमान वस्तु का वेग समय ग्राफ। कल एक लेक्चर और लगेगा तो ये हो जाएगा ग्राफ वाला, फिर अगले लेक्चर में हम समझेंगे इससे संबंधित, जैसे ग्राफीय विधि से गति के समीकरण का निगमन हमको करना है। ये पहला समीकरण, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर एक दिन लगेगा इसको समझाने में, दूसरे दिन इसको, तीसरे दिन इसको, फिर एक टॉपिक और होगा शायद, एक समान वृत्तीय गति, कुछ सवाल देखेंगे, उसके बाद फिर अंतिम में पूरा यहाँ से ये लेसन, ये सब सवाल करना है, फिर ये लेसन आपका ख़त्म हो जाएगा। जिसने पढ़ाई के साथ साथ की है उसका तो अच्छा है, और जिसने सोचा है कि एक साथ ही रामबाण छोड़ देंगे, तब उसका तो राम ही पाल लगाएंगे। थैंक यू।